Good morning students. In today's lecture we will discuss about a topic child labor, Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 1986. Basically this topic is covered in your module second. Module second में जो आपका जो टॉपिक दिया गया है, जो हमें पढ़ना है, वो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है। अब अगर हम लेबर लॉ की बात करें तो लेबर लॉ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स में भी रहती है, इसमें क्या है, बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं, मतलब थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी सा मैटर रहता है कि जो बच्चे होते हैं, हमने देखा है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो काम करते हमने देखे हैं, चाहे हमने चाय की थड़ी पे देखे हो, चाहे हमने ढाबों पे काम करते हुए देखे हो, बर्तन साफ़ करते हुए मिल जाते हैं, गैराज में गाड़ी साफ़ करते हुए मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आती है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन अपना पढ़ते हो, आप अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, तो उसमें बात की गई है कि आपके जो बच्चे हैं उनके एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है आपके आर्टिकल 21A में। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो और जब आप देखते हो कि एक्चुअली में क्या हो रहा है, तो वो दोनों चीज़ें मैच नहीं करती हैं, एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी है कि आपने एक जगह तो बात की फंडामेंटल राइट्स की, और वहीं दूसरी जगह आप देख रहे हो कि वो फंडामेंटल राइट्स उनको शायद मिल ही नहीं रहे हैं और वो खुद भी उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं है। तो चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करें कि हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने के बावजूद भी ये सिचुएशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीज़न है इसका, हम बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, मतलब अराइज कहाँ से हो रही है ये प्रॉब्लम और क्यों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो है अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करते हैं तो होता क्या है कि जब आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया आपका पता है एक डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में। तो अगर आप देखें कि अगर आप इंडिया के पूरे सिनेरियो को देखते हो तो क्या होता है कि जो लोग हैं वो मोस्टली लोग या तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं या फिर वो लेबरर्स हैं, डेली वेजेस पे काम करने वाले हैं, फैमिली का साइज़ बड़ा होता है। तो उस केस में क्या होता है कि जब फैमिली का साइज़ बड़ा है, अर्निंग इतनी नहीं है, तो लोग जनरली क्या सोचते हैं, उनको ये लगता है कि जितने लोग कमाएंगे, मतलब मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक फैमिली है उसमें दो मदर, मतलब एक मदर हैं, एक फादर हैं और उनके 4 बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट एज के वो बच्चे हैं। तो अब क्या है कि अगर सिर्फ फादर अर्निंग हो, मतलब अगर डेली वेजेस की आप बात करो तो कितने पैसे मिलते हैं, 100-200 रुपये मिलते होंगे, मैक्सिमम 300 रुपीज़ मिलते होंगे। तो 300 रुपीज़ में वो अगर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनको रोज़ वो काम मिले ही। तो उस केस में उनको ये लगता है कि उस 300 में पूरा निकालना, उनका पूरा मतलब उनका पूरा एक्सपेंडिचर को करना, उनकी लाइफ को एक अच्छे से स्पेंड करना, मतलब वो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पाती है उनकी। तो वो ये सोचते हैं कि जितने हमारे मेंबर्स हैं वो काम करेंगे उतनी ही हमारी अर्निंग होगी। तो यही जो रीज़न है, बेसिकली पावर्टी जो रीज़न है, जितनी पावर्टी हमारे इंडिया में, वही रीज़न है आपका जो चाइल्ड लेबर है वो आपके इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि आपने मतलब बेगर्स भी देखे होंगे, छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो भीख मांगते रहते हैं। तो बेसिकली जो रीज़न आपका, अगर हम बात करें कि चाइल्ड लेबर का रीज़न क्या है, तो वो हम पॉवर्टी मान के चलते हैं। और यही रीज़न है, कुछ मान लीजिए कि कुछ तो ये रीज़न्स होते हैं और कुछ क्या है कि हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो है आपके एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें तो बट वही है कि अगर आप बच्चों को पढ़ने भेजोगे तो वो पैसे कब कमाएंगे। तो यही रीज़न था, बट ये अगेंस्ट है, ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, चिल्ड्रन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के कि ठीक है आप मतलब सिचुएशंस हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या हुआ, आपका एक एक्ट बनाया गया। वो एक्ट
जो है वो रेगुलेटिव एक्ट है। रेगुलेशन का अगर हम बात कर रहे हैं, आप जब एक्ट की हेडिंग भी देख रहे हो तो प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन की बात की जा रही है। प्रोहिबिशन का एक्चुअली मतलब ये होता है कि प्रोहिबिशन में आप चीज़ों को बिल्कुल प्रोहिबिट कर देते हैं कि ये चीज़ अगर आप करोगे तो ये इलीगल है, आप ये कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। फिर उसमें आपका पीनल प्रोविजंस भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप रेगुलेशन की बात करते हो, रेगुलेशन का क्या मतलब होता है कि आप चीज़ों को मैनेज करते हो, उनको रेगुलेट करते हो। लाइक मतलब अगर मैं चाइल्ड लेबर की बात करूं, आप इंडिया की सिचुएशन समझ चुके हो कि यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप चाइल्ड लेबर को फुली आप प्रोहिबिट कर सको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। अगर आप पॉवर्टी है, अगर उनको अलाउ नहीं करोगे तो फैमिली कैसे चलेगी, फिर वो इलीगल तरीके से, फिर वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात होने लग जाती है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप उनको अलाउ नहीं करोगे कुछ ऑक्यूपेशंस में काम करने के लिए, कुछ जगह पे काम करने के लिए, तो वो क्या है कि जो काम डायरेक्ट नहीं हो सकता आप उसको इनडायरेक्टली करने लग जाते हो, वहाँ पे फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ने लग जाती है। तो इस तरीके से जो आपका गवर्नमेंट है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसने ये डिसाइड किया कि आप एक ऐसा एक्ट फ्रेम करो जो एक्ट इन चीज़ों को रेगुलेट करे, ठीक है। जहाँ पे ऐसा भी नहीं हो कि जो बेसिक नीड्स हैं वो लोगों की पूरी नहीं हो रही है, और चाइल्ड लेबर आप एक बार कंट्रोल कर रहे हो तो दूसरे क्राइम बढ़ रहे हैं, और जहाँ पे ऐसा भी नहीं हो कि चाइल्ड के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर्पज़ से आपका जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है वो बनाया गया है। जब 1986 में एक्ट बना था तो वहाँ पे सिर्फ हमने चाइल्ड की बात करी थी। उसके बाद जब अमेंडमेंट हुआ है तो हम अडोलसेंट्स की भी बात करते हैं। अडोलसेंट्स और चाइल्ड का जो डिफरेंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपने ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट आया है उसके बारे में थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे कि चाइल्ड लेबर का ऐसा नहीं है कि जब मैं चाइल्ड लेबर की बात कर रही हूँ तो मैंने अभी तक सिर्फ इंडिया की बात करी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मान लो आपका इंडिया पुअर कंट्री है, पॉवर्टी ज़्यादा है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी कंट्री डेवलपिंग है या पुअर है तो ही यहाँ पे चाइल्ड लेबर है। बाकी और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत पाया जाता है। लाइक मतलब अगर आप सब सहारन कंट्रीज़ की बात करें, साउथ अफ्रीका की बात करें, तो वहाँ पे मैक्सिमम चाइल्ड लेबर पाया जाता है, ठीक है। ये रेशियो है, और एवरी 4 चाइल्ड मतलब चार बच्चों में से एवरी 1 चाइल्ड लेबर में ऑक्यूपाइड रहते हैं। ये आपका जो फिगर्स हैं वो कहते हैं, लेटेस्ट फिगर ये कहते हैं। और एग्रीकल्चर जो है, आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस सेक्टर में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर का एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, ये होल वर्ल्ड में यही सिचुएशन है। कहीं पे थोड़ी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, लेकिन चाइल्ड लेबर ऐसा नहीं है, सब जगह पाया जाता है। और इसी वजह से हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपके इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके लिए काम कर रही हैं। बहुत पुराने टाइम से वो ऑर्गेनाइजेशन है वो उस पर काम कर रही है, क्योंकि चाइल्ड एक ऐसी एज होती है, अगर हम बात करें चिल्ड्रन की, अगर बात करें हम मान के चलिए 14 एज से जो कम के बच्चे होते हैं उनको मतलब चाइल्ड की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। वो एक ऐसी एज होती है, वो बहुत सेंसिटिव एज होती है जहाँ पे आप बच्चों को या तो ग्रूम कर सकते हो या फिर उनको मतलब ऐसी चीज़ों में ही ऑक्यूपाइड करके उनका जो चाइल्डहुड है वो भी ख़राब हो जाती है। तो उनको मतलब जो बेसिक जो एलिमेंट्री चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती हैं। तो दैट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, दैट इज़ अगेंस्ट मॉरलिटी, ठीक है। तो इसी वजह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम अपने आज के लेक्चर में वो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रही हैं उनके बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एक्ट हैं जो आपके जो चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, हम लेबर लॉ पढ़ रहे हैं,
जब भी आप लेबर लॉ पढ़ते हो तो सबसे पहले आपके माइंड में अगर इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो सबसे पहले आपके माइंड में एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम आता है, वो आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईएलओ की आप बात करते हो तो आईएलओ बेसिकली आईएलओ जो काम करता है वो लेबर के रिगार्डिंग में काम करता है। लेबर के क्या राइट्स होने चाहिए, उनकी क्या वेलफेयर के लिए उनकी क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, वेजेस वगैरह, ये सब चीज़ें डिसाइड करना, इनके रिगार्डिंग में कमिटीज़ बनाना, कन्वेंशन करना, ये आपका लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम करता है। लेकिन ये बहुत वाइड फॉर्म पे काम करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर मैटर्स पे ही काम करता है। अब जब हमने जब लेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो लेबर में हमने चाइल्ड लेबर को भी इंक्लूड किया था कि लेबर स्किल्ड हो सकती है, अनस्किल्ड हो सकती है, चाइल्ड लेबर, तो वो कैटेगरी है आपकी एक लेबर की। तो आपका जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका चाइल्ड लेबर से रिलेटेड भी उस कन्वेंशन होती रहती है। तो उनकी जो दो ऐसी कन्वेंशन हुई थी जो पर्टिकुलरली आपका चाइल्ड लेबर के बारे में बात कर रही थी। तो वो कन्वेंशन कौन सी थी? सबसे पहले जो उसकी कन्वेंशन थी वो थी कन्वेंशन 138। जो कन्वेंशन 138 थी उस कन्वेंशन में 1973 में वो कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन में सबसे पहले जो आपका चाइल्ड लेबर है उसकी मिनिमम एज की बात की गई थी। उस कन्वेंशन में ये बताया गया था बेसिकली होता क्या है, जब आप इंटरनेशनल फॉर्म पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, लाइक मतलब मैं यूनाइटेड नेशंस की बात करूं तो उसमें क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस में मान लो कोई कन्वेंशन हुई, कोई बात हुई, कोई मैटर डिसाइड हुआ, उसकी जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं जो उस पर्टिकुलर मैटर को रेटिफाई कर रही है, उस कन्वेंशन को रेटिफाई कर रही है, तो वो बाउंड हो जाती हैं अगर वो रेटिफाई कर रही हैं कि वो अपनी कंट्री में भी सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें जो उस कन्वेंशन में डिसाइड हुए हैं। ठीक है, तो आईएलओ का जो कन्वेंशन 138 हुआ था उसमें मिनिमम एज की बात की गई थी कि 12 साल से कम के बच्चे हैं वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे, 12 से 14 के बच्चे हैं वो थोड़े बहुत जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट है उसमें आ सकते हैं, 15 से 17 के बच्चे हैं वो हजार्डस एम्प्लॉयमेंट को छोड़ के जो एम्प्लॉयमेंट है उनमें आ सकते हैं। तो ये आपकी जो एज है वो पर्टिकुलरली बताई गई थी आपके आईएलओ की कन्वेंशन 138 में। उसको जो कन्वेंशन था उसको 171 कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया था और वो 171 कंट्रीज़ उन्होंने जब अपना लॉ बनाया है चाइल्ड लेबर का तो उसमें वो कन्वेंशन के रूल्स को वो फॉलो करते हैं। कन्वेंशन का जो पर्पस होता है वो यही होता है। फिर उसके बाद जो कन्वेंशन हुई थी वो 182 कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन नंबर 182 1999 में हुई थी। वो जो कन्वेंशन हुई थी उसमें जो बात की गई थी उसमें बात की गई थी वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब ऐसी कौन सी फॉर्म्स हैं, ऐसे कौन से एम्प्लॉयमेंट हैं, ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हैं जहाँ पे जो चाइल्ड लेबर है वो वर्स्ट फॉर्म में काम करती है। फॉर एग्जांपल माइंस की बात करें, माइंस एक ऐसी जगह होती है जो शायद चिल्ड्रन के काम करने के लिए सूटेबल नहीं होती है। डाइविंग की बात करें तो ये कुछ ऐसे एम्प्लॉयमेंट होते हैं जहाँ पे चिल्ड्रन का एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रोहिबिटेड होना चाहिए, हिजार्डस एम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो वहाँ पे चिल्ड्रन का जो मतलब एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोहिबिट करना। तो वहाँ पे कन्वेंशन 182 में ये बताया गया है कि ये एम्प्लॉयमेंट होते हैं, ये वर्स्ट होते हैं, यहाँ पे चिल्ड्रन काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आईएलओ की बात। उसके बाद आती है आपकी बात आती है इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ इसको हम जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आईपीईसी भी कहते हैं। आईपीईसी 1992 में आया था। 1992 में आईपीईसी में बेसिकली क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया कि जब हम बात करते हैं किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक कंट्री होती है, कंट्रीज उसकी मेंबर बनती हैं। ठीक है, आईपीईसी में क्या हुआ, आईपीईसी प्रोग्राम में क्या हुआ, आपकी जो कंट्री है लाइक मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में मान लो आपके उन्होंने क्या किया, जजेस हैं जो बहुत मतलब प्रिविलेज हैं, मतलब जजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बिजनेस वाले हैं, उन लोगों को अपना मेंबर बनाया। ठीक है, उन लोगों को अपना मेंबर बना के उन्होंने
और जो चाइल्ड रिलेटेड मैटर्स हैं, लाइक मतलब स्लेवरी की बात हम करें, ट्रैफिकिंग की बात हम करें, पोर्नोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए उन लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया और इन सब चीज़ों पे जो चाइल्ड से रिलेटेड जो भी क्राइम होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जो इफ़ेक्ट करती हैं, उन पे काम करना आपके IPEC ने 1992 में स्टार्ट किया। फिर उसके बाद आपका आता है UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, 1993। UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स बेसिकली ह्यूमन ट्रीटी की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है। वो ये बात करता है कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि कुछ जगह चिल्ड्रन काम भी कर सकते हैं। अभी तक तो हमने ये बात बताई कि इतनी एज तक के काम नहीं कर सकते और जो कर रहे हैं, तो जो ये कमीशन हुआ था UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, वो बेसिकली जो चाइल्ड लेबर है उसके एक्सप्लॉइटेशन के रिगार्डिंग में बात करता है। UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स में ये बताया गया है कि चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉइटेशन है वो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है और उसके अगेंस्ट में क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, ये भी सेम वही है, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी पे बात करता है। उसमें भी यही बताया गया है, सारी वही मेजर्स होते हैं कि चिल्ड्रन की बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करें, अगर आप एंटरटेनमेंट की बात करें, ह्यूमन राइट होता है उनका। बात करते हैं कुछ ग्रूमिंग की, कुछ ऐसी चीज़ें, और उनको मतलब ऐसे एम्प्लॉयमेंट में लाना अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स है। तो वही जो बेसिक चीज़ें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड वो आपके इस कन्वेंशन में डिस्कस की गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये कमिटी बेसिकली क्या है, इन्होंने कुछ अपने रिपोर्टर्स जो हैं मतलब वो हर कंट्री में अपॉइंट किए हैं। यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, तो उन्होंने बेसिकली वो अपॉइंट किए हैं और वो ये चेक करते रहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस में पॉलिसीज़ बनती रहती हैं चाइल्ड लेबर से रिलेटेड या जिस भी मैटर से रिलेटेड, वो प्रॉपरली फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। वो गाइड करते हैं कंट्री में भी और वो रिपोर्ट करते हैं आपके यूनाइटेड नेशंस को भी। नेक्स्ट जो आपका आता है, अब जो मैं 3 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूंगी, हो सकता है कि आपने ILO के को छोड़ के मैंने IPEC की बात करी, कमीशन की बात करी, कन्वेंशन की बात करी, उसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना हो। लेकिन अब मैं जो बात करूंगी वो नाम आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनते रहते हैं, न्यूज़ में भी आता रहता है, बहुत रिनोन से नेम है। लाइक मतलब यूनिसेफ की मैं बात करती हूँ, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो चाइल्ड लेबर के लिए काम करती है, बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए काम करती है, फंड्स देती है, चाहे वो चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए हो, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए हो, और मोस्टली एजुकेशन से रिलेटेड फंड्स देती है। वो हर एक कंट्री में उनके फंड्स जाते हैं, NGOs के थ्रू जाते हैं, NGOs उस पर वर्क करते हैं। तो ये आपका जो यूनिसेफ है वो पर्टिकुलरली चिल्ड्रन से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके लिए काम करता है। आप बहुत इसका नाम सुनते रहते हैं। ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताइएगा आप जब भी आप इसके यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया से कौन बने हुए हैं, ये आप सोच के मतलब सर्च करके देखना कि यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर में कौन है इंडिया से, ठीक है। अगर फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली तीन फील्ड्स में काम करती है, एजुकेशन, कल्चर और साइंटिफिक। चिल्ड्रन के लिए ही, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ही काम कर रहे हैं। बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ें हो जाती है, उसके बाद उनका कल्चरल डेवलपमेंट करना, उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, उनका साइंटिफिक डेवलपमेंट करना, उसके लिए जो फंड्स आते हैं, उसके लिए जो पॉलिसीज़ होती हैं वो यूनेस्को के थ्रू आती हैं। अब आपका जो लास्ट आता है वो आता है आपका वर्ल्ड बैंक।
ठीक है। वर्ल्ड बैंक की, अगर हम वर्ल्ड बैंक का नाम सुनते हैं, अगर हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा है, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली फंड्स देता है कंट्रीज़ को उनके नीड्स के लिए। अगर उन्हें किसी पॉलिसी के लिए या किसी चीज़ के लिए फंड्स की ज़रूरत है, तो आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो फंड्स देता है। अब जब वर्ल्ड बैंक की हम चाइल्ड लेबर से बात करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं, तो होता क्या है, वर्ल्ड बैंक बेसिकली जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है। तो बेसिक प्रॉब्लम आपकी पॉवर्टी से स्टार्ट होती है। पॉवर्टी की वजह से आपका जो चाइल्ड लेबर है वो इंक्रीज़ होता है। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो उस बेसिक प्रॉब्लम पे काम कर रहा है। वो जैसे अगर आप, मैं इंडिया का एग्जांपल लूँ, तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया में फंड्स देता है पॉवर्टी रिडक्शन के लिए, ठीक है। अगर पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस होगी, तो चाइल्ड लेबर का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली ही रिड्यूस होने लग जाएगा। तो जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो फंड्स देता है कंट्रीज़ को बेसिकली पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, तो उससे कहीं ना कहीं आपका चाइल्ड लेबर इफेक्टेड रहता है। तो ये जो आपकी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 7 या 8 ऑर्गेनाइजेशन है, 8 ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग इंटरनेशनल लेवल पे काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है। इंडिया में क्या है, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया था, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आया था, कॉन्स्टिट्यूशन मान लीजिए आप, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आया, उससे पहले क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग कोई लॉ नहीं था, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया था? ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आया था, उसमें आपकी कुछ प्रोविजंस की बात की गई थी, लेकिन उससे पहले भी चिल्ड्रन से रिलेटेड लॉ हमारे इंडिया में बने हुए थे। कुछ लॉ ऐसे हैं जो डायरेक्टली चिल्ड्रंस के लिए नहीं थे, कुछ लॉ ऐसे हैं जो आपके डायरेक्टली सिर्फ चिल्ड्रन के लेबर को रिगार्डिंग ही बनाए गए थे। अगर मैं बात करूं कि प्री इंडिपेंडेंस होने से पहले कौन से ऐसे लॉज थे जो चाइल्ड लेबर के लिए काम कर रहे थे, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं कि एक पर्टिकुलर एक्ट ऐसा कौन सा है जो सबसे पहले इंडिया में आया था, जो सिर्फ चाइल्ड लेबर की बात करता है, जो सिर्फ पर्टिकुलरली चाइल्ड लेबर के लिए बात करता है, तो वो जो आपका एक्ट आया था वो आया था आपका द चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। तो सबसे पहले जो आपका इंडिया में चिल्ड्रन से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो एक्ट आया था वो 1933 में आया था। ये एक्ट क्या कहता है आपका, ये एक्ट कहता है कि इसमें क्या होता था कि पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, गांव में क्या होता था, गांव में ये होता था कि एक मज़दूर है, एक ज़मींदार है, ठीक है। मज़दूर को मान लीजिए किसी अपने, उसकी 4-5 बेटियां हैं, 4-5 बच्चे हैं उसके घर में, उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। अब उसको शादी करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मज़दूरों के पास इतना पैसा नहीं होता है। गांव में वैसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आप कुछ महीने काम करते हैं फिर फ्री रहते हैं, कुछ महीने काम करते हैं फिर, तो अर्निंग सोर्स इतना मतलब रेगुलर नहीं है, तो उसको अपनी बेटी की शादी करनी है। अब वो क्या करता है, ज़मींदार के पास लोन लेने जाता है। बैंक के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि उनको इतनी नॉलेज भी नहीं होती, और पुराने ज़माने में होता भी नहीं था, ज़मींदार से ही आप ब्याज पे पैसा उठाते रहते थे। तो वही सेम सिनेरियो है, आप पुरानी मूवीज़ में भी देखेंगे कि मूवीज़ में यही होता है कि आप ज़मींदार के पास गए, उनसे पैसे लिए। अब वो क्या करते हैं कि वो ज़मींदार, अब उनको, ज़मींदार को अच्छे से पता है कि आप वो पैसे कभी नहीं चुका पाओगे, है ना। वो आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको कह दिया कि आपका ये जो बच्चा है, मान लीजिए राम श्याम जो भी है, आप इसको मेरे पास छोड़ दीजिए और ये मेरे घर में काम करेगा। अब वो क्या होता है, एक बॉन्डेड लेबर हो जाती है। बॉन्डेड लेबर मतलब वो वहाँ पे आपने एक बॉन्ड साइन कर लिया, आपने अपने बच्चे को गिरवी रख दिया, आप पैसे नहीं चुका सकते, अपने बच्चे को गिरवी रख दिया उस ज़मींदार के पास। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि आप उस बच्चे को कभी वापस नहीं पा पाओगे, क्योंकि आप पैसे चुका नहीं पाओगे और वहाँ उसको एज ए स्लेव ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम थी, ये पहले के टाइम में ऐसा होता रहता था। तो
तो 1933 में एक पर्टिकुलर एक्ट आया था, द चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933। उस एक्ट में ये आपको क्लियरली मेंशन किया गया था कि आप इस तरीके से अपने बच्चे को किसी के पास बॉन्डेड लेबर की तरह नहीं छोड़ सकते हो। बॉन्डेड लेबर को वहाँ प्रोहिबिट किया गया था, ठीक है। तो जो स्पेसिफिकली इंडिया में चाइल्ड से रिलेटेड एक्ट की स्टार्टिंग हुई थी वो आपके इसी एक्ट से हुई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बेसिक आपको बता दिया कि चिल्ड्रन से रिलेटेड फर्स्ट एक्ट ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है वही पहली बार आपके आया है, नहीं। इससे पहले आपके बहुत सारे एक्ट हैं जो चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, हम उनको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि आपका चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट कैसे बना, ठीक है। तो मैं प्री इंडिपेंडेंस एक्ट की बात करती हूँ। तो सबसे पहले जो आपका चिल्ड्रन से रिलेटेड ये एक्ट नहीं है, फैक्ट्रीज एक्ट की बात मैं कर रही हूँ, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1981। ये एक्ट क्या है, कुछ एक्ट बेसिकली क्या है, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे जो सारे एक्ट पढ़ेंगे वो पर्टिकुलरली चाइल्ड से रिलेटेड बनाए गए हैं। वो एक्ट क्या है, किसी और मैटर से, मतलब लेबर लॉ से रिलेटेड एक्ट हैं वो, लेकिन किसी पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड एक्ट हैं, बट वहाँ पे क्लियरली एक या दो प्रोविज़न दिए गए हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इस प्रोसेस में, इस वर्क में, इस एम्प्लॉयमेंट में चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो उसकी एज इतनी होनी चाहिए और उसके वर्किंग आवर्स इतने होने चाहिए। तो वो जहाँ जहाँ चाइल्ड लेबर की बात की गई है वो सारे एक्ट हैं, हम एक बार ब्रीफली देखेंगे, डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए, हमारा बेस इतना होना चाहिए कि अगर हम चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसका रूट क्या है, मतलब वो कहाँ से निकल के आया है, उससे पहले कितने एक्ट्स हमारे बन गए हैं, ये आपकी नॉलेज के लिए है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, नॉलेज के लिए है। तो सबसे पहले जो आपका आया था वो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1981 आया था। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1981 में वो बेसिकली था तो फैक्ट्रीज के एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, लेकिन उसका एक प्रोविज़न जो है वो आपका चाइल्ड लेबर की बात करता है। तो वो ये कहता है कि एक तो 7 साल से जो कम के बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में नहीं एम्प्लॉय किए जाएंगे, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा फैक्ट्रीज़ में। और जो 7 साल से बड़े बच्चे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे एक दिन में। तो यहाँ पे आपने चाइल्ड लेबर की जो फर्स्ट टाइम बात करी है वो आपकी इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1981 में करी है। उसके बाद आपका इंडियन माइंस एक्ट 1923, हम सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब सबसे पहले कौन से ईयर में आया फिर कौन से ईयर में आया, तो हम जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो सारे सीरियल वाइज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट आया था, फिर उसके बाद माइंस एक्ट आया। माइंस एक्ट में भी यही है कि माइंस में 12 से 13 साल मतलब के जो बच्चे हैं वो काम नहीं करेंगे, 12 साल से कम के बच्चे काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे आपने एज को डिफ़ाइन कर दिया, वहाँ पे एज बता दिया कि इतनी एज से कम के बच्चे माइंस में काम नहीं करेंगे, वो प्रोहिबिटेड है। फिर उसके बाद आपका आता है द फैक्ट्रीज एक्ट 1926। फैक्ट्रीज एक्ट 1981 में जो है आपकी बात की गई है कि चिल्ड्रन 7 साल से जो कम के हैं वो नहीं आएंगे और 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब जब हम फैक्ट्रीज एक्ट 1926 की बात करते हैं तो जो 1926 है उसमें फर्स्ट टाइम जो है आपका वो पीनल प्रोविज़न आया था, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट 1926 में बेसिकली ये कहा गया था कि जो भी गार्जियन या जो भी आपके पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अगर एक जगह से ज़्यादा, मतलब मोर देन 2 प्लेसेस, मतलब मान लो एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके अलावा सुबह एक फैक्ट्री में करता है, शाम को दूसरी फैक्ट्री में करता है और रात को ढाबे पे काम करने जाता है। अगर पेरेंट्स या गार्जियन की ऑब्जर्वेशन में ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उन पे फिर पेनल प्रोविज़न लगेंगे, उनको पेनल्टी लगेगी और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये आपकी फैक्ट्रीज एक्ट 1926 में बात की गई थी फर्स्ट टाइम। उसके बाद आपका आता है इंडियन पोर्ट एक्ट 1931। जो पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे शिप वगैरह होते हैं उसकी बात की गई है कि 1931 में ये बताया गया है कि 12 साल के जो कम बच्चे हैं वो पोर्ट्स पे काम नहीं करेंगे। फिर उसके बाद टी डिस्ट्रिक्ट एमिग्रेंट्स लेबर एक्ट 1932।
असम में आपको पता है कि काम होता है टी का रिलेटेड, ठीक है, टी चाय बनती है वहाँ पे। तो बेसिकली ये वहाँ से आया है कॉन्सेप्ट जो है आपका। इसमें ये बात की गई है, माइग्रेंट्स की बात की गई। इसमें बेसिकली ये की गई है कि अगर बच्चे हैं 15 साल से कम तक के बच्चे हैं, तो अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं बाहर भेज रहे हो, लाइक मतलब मैं अगर अपने बच्चे को, मैं जयपुर में रहती हूँ, मैं अपने बच्चे को एम्प्लॉयमेंट के लिए मान लो दिल्ली भेज रही हूँ, तो उस केस में 15 साल से कम का बच्चा है तो उसके साथ या तो कोई उसका पेरेंट जाएगा या फिर उसका गार्जियन जाएगा। ये जो बात की गई थी वो आपकी टी डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेंट्स एक्ट में की गई थी। उसके बाद जो आपका सबसे पहला जो एक्ट आया था जो स्पेसिफिकली चिल्ड्रन से रिलेटेड था, वो था आपका चिल्ड्रन प्लेजिंग ऑफ लेबर एक्ट 1933, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आया था एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ठीक है। ये जो एक्ट है 1938 में जो आया था वो बेसिकली ये कहता है कि 13 साल से कम के जो बच्चे हैं उनको रेलवे ट्रांसपोर्ट या फिर सी ट्रांसपोर्ट, इन सब में एम्प्लॉयमेंट में नहीं लगाया जाएगा। लैंड का जो ट्रांसपोर्ट है उसमें आप एम्प्लॉय कर सकते हो, लेकिन रेलवे और जो सी या पोर्ट से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है उसमें उनको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो आई थी आपकी कमेटी आई थी, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम था रेगे कमेटी 1944। ये जो कमेटी थी वो लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी। इस कमेटी ने क्या इन्वेस्टिगेट किया था? इस कमेटी ने रीजंस इन्वेस्टिगेट किए थे बेसिकली, ठीक है। उनका ये था कि हम रीजंस जानना चाहते हैं कि चाइल्ड लेबर एक्चुअली में क्यों हो रहा है। और उन्होंने मतलब ये उनकी ऑब्जर्वेशंस ये थी, उनका रिसर्च ये था कि वॉर के बाद जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसके बाद जो है आपका चाइल्ड लेबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और उन्होंने कुछ स्पेसिफिकली इंडस्ट्रीज़ पे काम किया था, लाइक मतलब जो आपकी मैच इंडस्ट्री है वो साउथ इंडिया में काम करती है, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है वो जम्मू एंड कश्मीर में काम करती है, आपकी ग्लास से रिलेटेड इंडस्ट्री जो है वो यूपी में काम करती है। तो उन्होंने इन सारी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो स्टडी किया था और उनका ऑब्जर्वेशन यही था कि जो वॉर के बाद है कुछ सिचुएशंस हैं, पॉवर्टी है, कुछ मैटर्स हैं, इन सारे रीजंस की वजह से जो है आपका चाइल्ड लेबर है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और उनका रिकमेंडेशन ये था, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि सिर्फ लॉ बनाने से काम नहीं चलेगा, पर्टिकुलरली मैटर पे, पर्टिकुलरली जो रीजंस है उन पे काम करने से, उन रीजंस को वैनिश करने से, उनको हटाने से जो है आपका चाइल्ड लेबर है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये आपकी रेगे कमेटी बनी थी 1944 में। अब हमने 1944 तक सारे एक्ट पढ़ लिए जो प्री इंडिपेंडेंस के, मतलब प्री इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब जो इंडिपेंडेंस से पहले एक्ट आए थे। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1944 तक हमने पढ़ लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है, ठीक है। अब आपका ये काम है कि आप आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बुक होगी या आपके पास बेयर एक्ट होगा, तो आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने ऐसे प्रोविजंस हैं जो चाइल्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में आपको ये प्रोविजंस मिलेंगे। तो ये आपका काम है कि आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न चाइल्ड की बात करते हैं, चाहे वो एजुकेशन के हो, चाहे वो लेबर के हो, या फिर किसी और मैटर से रिलेटेड हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ की। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लॉ है बेसिकली उसमें भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लाइक मतलब मिनिमम वेजेस एक्ट है, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट है, अप्रेंटिस एक्ट है, बीडी सिगार एक्ट है। तो ये सारे एक्ट क्या हैं, डायरेक्टली चिल्ड्रन से रिलेटेड नहीं है, बट समहाउ ये भी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन का कोई एक दो प्रोविजंस होल्ड करते हैं जो ये बताते हैं कि इस एज तक के बच्चे इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो इतने टाइम ड्यूरेशन के लिए करेंगे, इतने आवर्स के लिए करेंगे। उसके बाद जो सबसे पहले तो हम नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1974 की बात करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1974 जो बनी थी उसने रिकमेंड किया था आपका आर्टिकल 21A। उन्होंने ये कहा था
एलिमेंट्री एजुकेशन की जो बात है उन्होंने करी थी, और उनके रिकमेंडेशन के बाद जो है वो आपका जो आर्टिकल आया था एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल है वो आया था, और चिल्ड्रन की बेसिक एजुकेशन को इन्होंने इम्प्रूव करने की बात करी थी कि अगर हम एलिमेंट्री एजुकेशन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे और उनको एजुकेशन पूरी मिलेगी तो शायद हम जो चाइल्ड लेबर है उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस कर सकते हैं, चाइल्ड लेबर के जो केसेस हैं वो कम हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बात करते हैं कि आपका चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 कैसे बना। ठीक है, तो जब हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के ओरिजिन की बात करते हैं तो वो जो बना था वो बना था गुरुपद स्वामी कमेटी 1979 के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, गुरुपद स्वामी कमेटी 1979 बनी थी, उसके जो चेयरमैन थे वो गुरुपद स्वामी थे। उन्होंने ये कहा था कि मैंने आपको सारे एक्ट पढ़ाए, माइंस का पढ़ाया, पॉट का पढ़ाया, प्लेजिंग का पढ़ाया, फिर वेजेस एक्ट पढ़ाया, फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाया। उन्होंने भी यही कहा था कि क्या है कि आप हर एक एक्ट में चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविज़न बना रहे हो, लेकिन जब चीज़ें इतनी स्कैटर्ड होती हैं, मतलब फैक्ट्री में आपने लिख दिया, वेजेस में आपने लिख दिया, पॉट में, माइन में लिख दिया, तो जब चीज़ें इतनी स्कैटर्ड होती हैं तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, और समहाउ इसी वजह से हम जो चाइल्ड लेबर है उसको कम नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने ये रिकमेंड किया कि आप कोई एक ऐसा एक्ट बनाइए जो एक्ट सिर्फ चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है और इन सारे मैटर्स को एक जगह कंसोलिडेट करके उनको कवर करता है। तो उनकी रिकमेंडेशन पे जो आपका चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट आया था, आपका चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट पहले तो एज बताता है कि इतने साल से कम के बच्चे इन ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस में काम नहीं कर सकते। जब जैसे माइंस की आपने बात करी, अलग से एक्ट है, तो इन सब एक्ट्स को देखते हुए, इन सब एक्ट से कहीं ना कहीं प्रोविजंस उठाते हुए आपका जो पूरा चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट है वो फॉर्म किया गया है। जब आप ऑक्यूपेशंस और प्रोसेसेस की पढ़ेंगे, स्केड्यूल 3 में जो दिए गए हैं, पार्ट ए पार्ट बी में ऑक्यूपेशन, पार्ट ए में ऑक्यूपेशन है, पार्ट बी में प्रोसेसेस है, तो उनको भी आप देखोगे तो उसमें पर्टिकुलरली मतलब मैं माइन की बात करूँ तो माइन लिखा हुआ है, मतलब मैं अगर सर्कस की बात करूँ तो सर्कस लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज़ का बात करूँ तो कुछ प्रोसेसेस हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब अलग अलग प्रोसेसेस और ऑक्यूपेशंस में लिखी गई हैं। तो आपने क्या किया कि इन सारे एक्ट्स को मर्ज करके या फिर इन सारे एक्ट से चाइल्ड से रिलेटेड प्रोविजंस को उठा के उनको मर्ज करके एक कंसोलिडेट एक एक्ट बना दिया, और वो एक्ट जो है वो अब स्पेसिफिकली सिर्फ चाइल्ड लेबर के लिए काम करता है। तो ये है आपका पूरा हिस्ट्री चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट का। आपका ये जो चीज़ है आप अपनी नॉलेज के पर्पज़ से पढ़ सकते हैं। बाकी जो आपका सिलेबस कवर करता है वो ऑक्यूपेशन एंड प्रोसेसेस की बात करता है और डेफिनेशंस की बात करता है, तो ये आप देख लीजिए। बाकी अगर मैं बात करूं कि चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के बाद भी कोई एक्ट आया है क्या चिल्ड्रन से रिलेटेड, तो उसके बाद एक एक्ट आया है चाइल्ड डेटरेंस एक्ट 1992 में। चाइल्ड डेटरेंस एक्ट में क्या था, हुआ ये था कि बेसिकली आपने एक्ट बना दिया, गुरुपद स्वामी जी की कमेटी का रिकमेंडेशन था, आपका एक एक्ट बन गया। उनको लगा था जब एक्ट बनेगा कि चाइल्ड लेबर हमारा ख़त्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, उसका इफ़ेक्ट इतना पॉजिटिव नहीं हुआ। तो वहाँ पे फिर ये होने लग गया कि इतना लॉ बनाने के बाद, लॉ बेसिकली क्यों बनाया जाता है, चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, लेकिन अगर वो चीज़ लॉ उस चीज़ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है तो क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वहाँ पे फिर चाइल्ड डेटरेंस एक्ट 1992 बनाया गया। वो चाइल्ड डेटरेंस एक्ट 1992 ये कहता है कि अगर आप चीज़ों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो उसको इनडायरेक्टली कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो चाइल्ड डेटरेंस एक्ट 1992 में ये प्रोविज़न बनाया गया कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो 15 साल से कम के बच्चे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो हम इंपोर्ट नहीं
करेंगे। तो आपने इनडायरेक्टली अगर जब आप बैन कर दोगे उन प्रोडक्ट्स को ही खरीदना, इंपोर्ट करना, तो ऑटोमेटिकली मतलब वो चिल्ड्रन को मतलब हटाने लग जाएंगे, उनको लेबर में नहीं लाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट में नहीं लाएंगे, क्योंकि फिर उनके प्रोडक्ट की सेल नहीं होगी। तो ये डिसीजन इस तरीके से लिया गया था, ये एक्ट इस तरीके से बनाया गया था कि जब आप चीज़ों को डायरेक्टली पर्टिकुलर मतलब कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो आप इनडायरेक्ट वे में उसको कंट्रोल करने लग जाओ। तो ये आपकी सारी हिस्ट्री है, सारा बैकग्राउंड है चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट का। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे एंड ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस की बात करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रोविजंस प्लीज़ सब लोग पढ़ लीजिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविजंस हैं, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपको पता है कौन से जो आर्टिकल हैं जो फंडामेंटल राइट्स में बात करते हैं और कौन से आर्टिकल हैं जो DPSP में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.